आप ये मुझे बताएं कि रोटी 30 रुपए की होने जा रही है, आटा गायब है मार्केट से और लोग दवाइयों से 500-600 गुना दवाइयों की प्राइस में इजाफा हो गया। आपको वजीर आजम कहाँ नजर आया? आटा चीनी इतनी महंगी होगी। इस गवर्नमेंट का कोई, चलो जाली सही, नालायक सही, लेकिन कोई दिल में दर्द होता है, कोई एहसास होता है आवाम का। आप जवाब दो इन लोगों को। इतनी क्रिमिनल एपैथी अच्छी बात नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये इन्होंने अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना। और 2 साल में इनका जो हाल हो गया है वो इसलिए इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से नहीं हुआ, इन जो ऑपोजिशन की वजह से नहीं हुआ, या अवाम की बददुआओं की वजह से हुआ है। इन जैसे स्टूडेंट्स की बददुआओं की वजह से हुआ। अरबों खरबों के असासे पूरी दुनिया में जो। तो नाज़रीन, आज मरियम नवाज ने अपनी ही हुकूमत और शहबाज शरीफ के खिलाफ क्या क्या बोला, आइए पहले वीडियो देखते और फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। साहब ने ये कहा था कि वज़ीर आज़म हाउस को भी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन अब फाटा में भी यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, वो कुछ नहीं बना। क्या बनाई जाएगी, वो कुछ नहीं बना। क्या वज़ीर आज़म साहब बच्चों को निकाल रहे हैं यूनिवर्सिटियों से, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बच्चों का मसला तो बहुत बाद में आता है। आप ये मुझे बताएं कि रोटी 30 रुपए की होने जा रही है, आटा गायब है मार्केट से और लोग दवाइयों से 500-600 गुना दवाइयों की प्राइस में इजाफा हो गया। आपको वज़ीर आज़म कहाँ नजर आया? आपको वज़ीर आज़म कहाँ नजर आया? उन्होंने ये बता दिया है कि मैं ना किसी गिनती में हूँ, ना मैं किसी चीज में रेलेवेंट हूँ। ये 2-3-4 बड़े बड़े लोगों की लड़ाई, ना वो इन बच्चों के साथ है, ना वो गरीब के जो चूल्हे बुझ गए हैं वहाँ है। और दवाइयाँ आप देखो, हर घर में डायबिटीज का मरीज है, हर घर में शुगर का मरीज है। इंसुलिन कितनी महंगी हो गई है, दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई, लोगों का मरना भी मुश्किल हो गया। अब रोटी 30 रुपए की होने जा रही है, आटा चीनी इतनी महंगी होगी। इस गवर्नमेंट का कोई, चलो जाली सही, नालायक सही, लेकिन कोई दिल में दर्द होता है, कोई एहसास होता है आवाम का। आप जवाब दो इन लोगों को। इतनी क्रिमिनल एपैथी अच्छी बात नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये इन्होंने अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना। और 2 साल में इनका जो हाल हो गया है वो इसलिए इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से नहीं हुआ, इन जो ऑपोजिशन की वजह से नहीं हुआ, या अवाम की बददुआओं की वजह से हुआ है। इन जैसे स्टूडेंट्स की बददुआओं की वजह से हुआ है। मुशीर के ओहदे से या SAPM के ओहदे से मुस्ताफी हो जाना ये काफी नहीं है। आप न सिर्फ ये कि CPEC की अथॉरिटी से, और बल्कि आपने इम्यूनिटी क्लेम कर ली। क्यों? क्या है ऐसा छुपाने के लिए? आप कौन सा आसमान से उतरे कि आपको इम्यूनिटी दी जाए? आपको नैब से इम्यूनिटी दी जाए, आपको कानून और उससे अदालतों से इम्यूनिटी दी जाए? क्यों? आपने ऐसा क्या किया जिसकी पर्दादारी है? आपको जल्द या बदेर, आज तो पीछे छुपे हुए हैं ना, और रिटायर होके भी फौज की वर्दी के पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जल्द या बदेर आपको कानून का सामना करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान के अवाम को जवाब देना पड़ेगा कि एक छोटी सी तनख्वाह पे रहते हुए आपने अरबों रुपए के असासे कैसे बनाए, कि एक हम्बल बैकग्राउंड से होते हुए आपने, आपके खानदान ने अरबों खरबों के असासे पूरी दुनिया में जो फैले हुए वो कैसे बनाए। और ये सवाल करना हमारा हक है, ये सवाल करना पाकिस्तान के अवाम का हक है। आज आप छुप सकते हैं, कल आपको छुपने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए, मेरे जाती ख्याल में वो रोज़े रोशन की तरह हर चीज़ अयां है, उसके अंदर वैसे इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ वीडियो पे है, एक चीज़ CCTV फुटेज पे है, एक चीज़ का हुकूमत सिंध को भी पता है, सबको पता है। इसमें इंक्वायरी को अगर आप ये समझते हैं कि महीने बाद का वक्त देके आप इस बात को दबा लेंगे या आप इस बात के ऊपर कोई ग्लॉस ओवर कर देंगे, तो ये नहीं होगा। मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक उसमें इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ अवाम के सामने है, रिपोर्ट हुई है। और ये भी है कि जो इंक्वायरी हो वो सबके सामने हो। अवाम को पता चलना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ। बहुत बड़ा वाकया है, अवाम को पता चलना चाहिए उनके साथ क्या हुआ। और 30 दिन के बाद अब जो रिपोर्ट आएगी उसको पब्लिक किया जाना चाहिए, उसमें कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। अगर छुपाएंगे तो ये हम होने नहीं देंगे। भाई, मुझे तो ऑनेस्टली जिस तरह हुकूमत घबरा गई है, जिस तरह इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, मैं तो ये समझ रही हूँ कि ये शायद जनवरी से बहुत पहले चलती बने। और दूसरी
और दूसरा ये है, कहा जा रहा है कि चादर चार दीवारी का मुकद्दस पामाल नहीं हुआ, एक कमरे में नहीं थे आप, ये क्या बात ठीक है? देखें, ये जो आपने दो सवाल किए, मुझे गवाह के तौर पे बुलाया जाएगा तो मैं ज़रूर पेश होंगी, लेकिन जो गवाह के तौर पे जो गवाही मेरी उनको चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है। मुझे उसमें बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी। कौम के सामने भी बात रखी है मैंने, उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक डिटेल रखी है। और ये जो बाकी आपने बात कही है, अब बताएं कि इस तरह की नहीं, इस तरह की मुझे नहीं पता वो उन्होंने क्या बात की क्या नहीं की, लेकिन इस तरह की घटिया बातें करनी मैं नहीं समझती कि उनका जवाब भी देना जो है वो मुझे देना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात है, आपने चादर चार दीवारी के ऊपर हमला किया, आपने एक औरत के कमरे के अंदर एक खातून के कमरे पर धावा बोला, उसके दरवाजे का लॉक तोड़ के। आपके पास कोई इजाजत नहीं थी कि आप एक खातून के कमरे में जो उस वक्त बेड में हो और उसके कमरे में आप धावा बोलकर दाखिल हो जाएं। आपके पास ये वारंट नहीं था, ये गैर कानूनी था, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और कौन सी रियासत है जो अपनी ही बेटियों के साथ ये सलूक करती है? सुना था कि जंगों के अंदर लोग इस तरह घरों में एंटर हो जाते हैं। हमारा दीन तो उसकी भी इजाजत नहीं देता, वो तो वहां पर जंगों के अंदर जो दुश्मन से हो रही होती है उसमें भी हमारा दीन ये कहता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि औरतों और बच्चों के पीछे मत जाओ। तो जो रियासत अपनी बेटी के साथ ये सलूक करती है, उससे आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और अब हुकूमती मशीर और हुकूमती तर्जुमान अपनी खिफत मिटाने के लिए वो ये बयानबाजी जो कर रहे हैं ना, वो अपनी खिफत मिटाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं नहीं है। उनको ओवर रूल करके, उनको कुछ ना समझते हुए ये ऑपरेशन किया गया। उनको तो पता ही नहीं था, वो तो छुपे बैठे थे पीछे। तो ये हुकूमत पे भी हमला है, ये याद रखना। ये जाली हुकूमत पे, अपनी ही जाली हुकूमत पे भी हमला है ये। तो वो खिफत मिटाने के लिए और क्या करें? मैडम, बिलावल भुट्टो जरदारी की सपोर्ट को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट थी, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि वो शर्मिंदा हैं कि ये सारा वाकया कैसे पेश है। देखिए, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ। मैंने उसी वक्त सोचा था कि ये पीपल्स पार्टी नहीं है। मुझे एक लम्हे को भी ख्याल नहीं आया कि इसमें शायद कोई पीपल्स पार्टी। उसकी वजह उसकी बहुत सारी वजूहात है। उसकी ये भी वजह है कि पीपल्स पार्टी जो भी है एक पॉलिटिकल फोर्स है और उनको पता है कि चीज़ों के क्या इम्प्लिकेशंस हैं। चादर चार दीवारी का हम सब जो है, हम एक दूसरे की मुखालिफ ज़रूर हो सकते हैं, राइवल ज़रूर हो सकते हैं पॉलिटिकल, लेकिन हम एक दूसरे के कोई दुश्मन नहीं है। हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये नहीं है। लेकिन उसके बावजूद बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात कही, मुझे फ़ोन भी किया और वो गुस्से में थे जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा मैं बहुत एम्बेरस्ड हूँ, और वो मेरे से ज़्यादा गुस्से में बिलावल साहब थे। और इसी तरह चीफ मिनिस्टर सिंध ने मुझे उसी वक्त फ़ोन किया। उन्होंने ये कहा, उन्होंने सारी डिटेल्स मुझे बताई जो कि इस वक्त मैं नहीं बता सकती, वो इंक्वायरी में खुद सामने आएंगी। वो हैरान कुन डिटेल्स हैं और इस मुल्क में किस तरह से ऑपरेट किया जाता है उसमें वो साफ जाहिर है। तो मैं इंतज़ार करूंगी इंक्वायरी की रिपोर्ट का। लेकिन मैं इस बात को अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने न सिर्फ ये कि इस बात को बुरा कहा, बल्कि उन्होंने इस पर जो भी स्टेटमेंट्स दिए, बड़ी अच्छी बात है। तो फ्रैंकली जिन्होंने किया है, शर्मिंदगी का इजहार उनकी तरफ से होना चाहिए। हमारा एक सवाल है। जी जी बेटा, हमारा एक सवाल है, क्या हम ऐसे ही रोड पर बैठे रहेंगे या हुकूमत को नून लीग BMLN की गवर्नमेंट आपकी लीडरशिप कोई अल्टीमेटम देगी? मैं आज आपके सामने मैंने इनसे बात की है कि इनकी बात सुनो, इनको तवज्जो दो। आप लोग मेरी दुआ है कि जल्दी आपके मामला सुने। लेकिन बेटा, इस हुकूमत से कोई उम्मीद ना रखना। इस हुकूमत की तरजीहात बिल्कुल फ़र्क हैं। मैं इस हुकूमत से अपील करके इनको लेजिटिमेसी भी नहीं देना चाहती, लेकिन फिर भी अगर किसी के सीने में दिल है, किसी को कोई थोड़ा सा भी एहसास है, तो खुदारा इन बच्चों की बात सुनो, इनके मुतालबात को मंजूर करो। इनके मुतालबे कोई बड़े मुतालबे नहीं है, इनके बहुत लेजिटिमेट और बहुत बेसिक मुतालबे हैं। वो इनका मुतालबा भी नहीं है, वो इनका हक है, वो उनको दिया जाना चाहिए। आर्मी चीफ ने जो नोटिस दिया कराची वाक़े पर, आपको उनसे इंसाफ की उम्मीद है? देखिए, मेरी बात सुने। जो एक डेमोक्रेसी होती है उसमें नोटिस जो है ना, वो हुकूमत को लेना चाहिए, अदलिया को लेना चाहिए, वो किसी।
तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किस तरह का जुल्म जबर और फस्तायत की गई इस्लामाबाद में, स्पेशली डी चौक के अंदर लोगों को सीधी गोलियां मारी गई और अब ये लोग मुकर रहे हैं। तो इस वजह से मरीम नवाज़ ने खुली तनकीद कर दी अपनी ही हुकूमत के ऊपर, अपने ही चचा के ऊपर। वजह क्या है कि अब ये खुद जो है ना, इनका दिल है कि ये वज़ीर आज़म बने, क्योंकि शायद अगली बारी इनको ताकतवर हलकों ने कहा हुआ है कि आपकी अगली बारी होगी। लेकिन इस टाइम जो ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है जनाब कि गोली क्यों चलाई। ये बहुत बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है और अब इस ट्रेंड को ये कैसे रोक सकते हैं ये तो यही बेहतर जानते हैं। बहरहाल ये इमरान खान का नाम लेने पे इन्होंने पाबंदी लगा दी है। उसके किसी के हाथ में झंडा हो तहरीक इंसाफ का तो उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे आजमाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टॉर्चर्स किए जाते हैं अवाम के ऊपर। ये मतलब इस तरह तो किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता। तो व्यूअर्स, ये सारी गुफ्तगू सुन के आपको क्या लगता है, अपनी राय का ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और जो स्पेशल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि फायरवॉल के सिस्टम को हम तोड़ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अल्लाह।